वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोनोलॉजी। ओके, वर्ण लेटर। भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? एक्चुअली हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जो वाक्य पढ़ रहे हैं उन्हीं में ही वर्ण छुपा होता है। ठीक है, और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। यहाँ पे क्या लिखा गया है? भाषा वाक्यों के मेल से। ठीक है, कोई भी भाषा अगर आप बोलते हो वो वाक्य के मेल से ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्द के मेल से। ठीक है, ये जो भी है इसको आप कन्फ्यूज मत होना, समझने की कोशिश करना। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वाक्य, चंद्रमा निकल आया है। वाक्य देखिए, चंद्रमा निकल आया है। यहाँ पर एक पूरा एक लंबा सा वाक्य दिया गया है, लेकिन शब्द किसे कहते हैं? चंद्रमा निकल आया है। शब्द इसमें क्या है? शब्द इसमें कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम शब्द बोलेंगे? चंद्रमा निकल आया है। देन अभी हमारा थर्ड वाला क्या है? वर्ण। हमारा जो टॉपिक है वर्ण, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे वर्ण में क्या है? चंद्रमा, हम चंद्रमा को तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद निकल, निकल को तोड़ेंगे। उसके बाद आया है। ओके, इसमें चार चीज़ें हैं। देखिए, चंद्रमा को हम कैसे तोड़ रहे हैं? च अ द र अ म आ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चीज़ें लग रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था? 4 चीज़ें लगे थे, लेकिन यहाँ पे 7। यहाँ पे न, निकल, न छोटी ई, क अ ल अ, मतलब लोग, मतलब नी को हमने तोड़ा। ठीक है, क को हमने तोड़ा, ल को हमने तोड़ा। फिर उसके बाद आया, आ को भी हमने तोड़ा। कैसे तोड़ा? आ य आ। ओके, उसके बाद हम है को कैसे तोड़ते हैं? ह प्लस ऐ। उसके बाद हम देखते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब इसी प्रकार हम शब्द का भी उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। मतलब ध्वनि मतलब क्या है? आपके कानों में आसपास में जो भी चीज़ें आती हैं ना, उसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मुख से जब उच्चारित इन ध्वनियों का लिखा जाता है तब वो वर्ण व अक्षर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कुछ ना कुछ शब्द, मतलब ध्वनि तो निकलता है ना, व, ऐसा तो आपको सुनाई दे रहा है ना। तो जैसे जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है, ठीक है, हम जब उसको लिखते हैं तब उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे अ लिख रहे हैं, दिस इज वर्ण। ओके ओके, उसके बाद हम देखेंगे, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किया जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, जिसको हम खंड नहीं किया जा, मतलब खंड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जैसा दिया गया है च द, इसको हम खंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया शब्द, ये है ध्वनि। इसको देखिए, छोटा छोटा, मतलब न, ई, क, ओके, इसको हम खंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट जिसको आप बोलते हो। आप सबको पता होगा, लेकिन इसको बारीकी से हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम तो बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं, जिनको जानना हमें भी बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो सब पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हैं, उनको तो ये सब चीज़ें मतलब जानना बहुत ही आवश्यक है। अभी पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। जब किसी भाषा के वर्ण को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वो वर्ण की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। ये हम क्या है, इसको हम मतलब आगे उदाहरण के साथ हम समझेंगे। ठीक है, जब किसी भाषा को, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, किसी भी भाषा को वर्ण के क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला उसे कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा, इतने बड़े चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले जानेंगे किस भाषा के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होती हैं, जिसको पहले हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि कितना है?
52 है, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। कितने वर्ण हैं? 52, कुल 52 वर्ण हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है आपको आगे हम पढ़ेंगे। हम बचपन से एक चीज़ जानते हैं, स्वर व्यंजन, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। हमारा हमारा टॉपिक जो भी है वर्ण है उसको पूरा अच्छे से जानेंगे, ओके। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार है: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण, ओके। तो पहले हम स्वर वर्ण जानेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ये सब है। उसके बाद अयोगवाह, अंग, ओके। व्यंजन वर्ण क, च, ट, त, प, मतलब उसके बाद य, स, मतलब क, ख, ग, घ, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या है, व्यंजन में आते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसके बाद अतिरिक्त वर्ण। पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण 11 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11, कुल कितने हैं? स्वर वर्ण 11 है। अयोगवाह कितने हैं? अंग, अ, मतलब यहाँ पे जो बिंदुएं होती हैं ना, इसको आप याद रख देना, ये चीज़ को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या क्या है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब जितने भी हैं म तक, ठीक है। कुल 33 व्यंजन वर्ण, ओके। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्ष, त्र, य, श्र। संयुक्त व्यंजन का क्या है? मिला हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण से मिला हुआ है, जिसको हमने पढ़ा था कि उनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं, वो मिले हुए हैं, ओके। तो उसके बाद अतिरिक्त वर्ण ड, ढ, मतलब इसको आप यहाँ पे लेके मत जोड़ना। अयोग अ पहले दिया गया है और आप उच्चारण को पहले पढ़ना कि उच्चारण में आपका क्या आ रहा है, ऐसे, ठीक है। उसको वो 2 है, ठीक है। और अतिरिक्त वर्ण भी 2 है, क्या है? ड, ढ। जिसमें ड़ ड़ आता है उसको अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, वो भी 2 है। तो यहाँ पे देखिए हम काउंट कर लेते हैं। टोटल स्वर वर्ण कितना है? 11 है। अयोगवा कितना है? 2 है। उसके बाद व्यंजन वर्ण कितना है? 33 है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितना है? 4 है। उसके बाद अतिरिक्त वर्ण कितना है? 2 है। कितना हुआ टोटल? 11 + 2 13। उसके बाद 13 + 33 46, देन 46 + 4 50, देन 50 + 2 52, ओके। ऐसे ही हम काउंट करेंगे। इसको आप काउंट करके अच्छे से तोड़ मरोड़ के पढ़ना, तो आपको पूरा जीवन भर याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा भी गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? स्वर वर्ण 11, अयोगवाह 2, व्यंजन वर्ण 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त वर्ण 2, कुल योग कितना? कुल योग कितना हुआ? 52, ओके ओके। उसके बाद हम देखेंगे आगे वर्ण के वेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स, ओके। उसका वेद कैसे किया गया है, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर पहले हम जानेंगे उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के भेद को 2 भेद किया गया है, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद। क्या क्या? जिसको हम बचपन से जानते हैं, मैंने बोला था आपको, स्वर और व्यंजन, ओके। उसके बाद स्वर वर्ण को हम पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 11 है, जिसको मैंने पहले आपको पढ़ाया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी वर्ण को अगर आप उच्चारण करते हो, ठीक है, अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना, ठीक है, किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे भी हम कोई भी मतलब आवाज़ हम निकालते हैं, तो उसमें आपको माइंड में रखना होगा कि इसमें कोई 2 ध्वनि तो नहीं निकल रही है। जैसे न में क्या है? न है, अ है, ठीक है। क में क्या है? क है, अ है, ठीक है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो हम ध्वनियाँ निकाल रहे हैं मतलब मुख से, तो उसमें उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहायता लगता है क्या? ठीक है, उस वो अगर लगेगा तो वो स्वर वर्ण नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। जैसे आ, ई, उ, री,
ठीक है, ए, ऐ, औ। तो अ, क्या हमने हमने क्या समझा कि जिन वर्णों का उच्चारण और अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद आ, ई, इसको हम उच्चारण करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्वर वर्ण का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, उसमें लिखा होगा क, ख, ग और ऊ, मतलब ऊ लिखा होगा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप उच्चारण खुद करके देखेंगे, ठीक है, क्या निकलता है। तो उसी समय ही आपको फटाक से पता चल जाएगा कि किसी भी, हाँ, ये री को हमेशा याद रखना, ये हमेशा स्वर वर्ण में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जानबूझकर देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे पहले। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ना स्वर वर्ण को भी भेद किया गया है, ठीक है। तो स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वावल्स। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्वर वर्ण को भी अलग करेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लोट स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कैसे आप पहचानोगे, ओके। आपको मैं एक शॉर्टकट देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हम पहले पढ़ते हैं, क्या ह्रस्व स्वर को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, पहले आप मतलब उच्चारण करके देखेंगे, ये भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें अगर मात्रा के बारे में अच्छे से जानकारी है तो हम फटाक से कर देंगे। जैसे देखो, अ आ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और ई, ठीक है, ऐसे याद रखना। ए 1 3 1 2 को छोड़ देना 3, फिर 4 को छोड़ देना 5, 6 को छोड़ के 7 लिख देना 1 3 5 7। इसको याद रखना। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 1 के बाद 2 आता है ना, 2 को मत पकड़ना, ठीक है। उसके बाद मतलब ऑड नंबर जितने भी होते हैं 1 से 7 तक, वो 4 है, उसको ही ले लेना। मतलब ऐसा सर कितने हैं? टोटल 4 है। ई, रू। ऑड नंबर को आप याद रख देना, ओके। 1 3 5 7 हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर में लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पहले आपने जब पढ़ा ह्रस्व स्वर के बारे में, उसके बाद दीर्घ स्वर में आपको पता ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हमने देखा था, जब उच्चारण हमने किया था उसमें कम समय लगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली लगेगा। अ के बाद आ में तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो उसी तरह दीर्घ स्वर को हम कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे क्या दिया गया है? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ। यहाँ पे क्या है? अब अगर नंबरिंग के हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उच्चारण करके भी देख लेना। नहीं तो आप ऐसा करना 1 3 5 7 को छोड़ के जितने भी रहते हैं आपके 11 में, उसको लिख देना। जैसे 1 क्या है? अ है। 3 कौन सा है? छोटी ई है। उसके बाद छोटी ऊ। ये सब चीज़ों को आप साइड कर देना। उसके बाद जो बचता है वो होगा दीर्घ स्वर। सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा याद नहीं रहेगा तो आप ऐसा कर देना 2 4 6 8 9 10 11 हो गया। ये प्लूतोथ स्वर, इसको हम छोड़ देते हैं, इसके बारे में अभी पढ़ना बंद हो गया है, ठीक है। ये पहले पढ़ा जाता था, इसको हम नहीं रखेंगे। स्वरों की मात्राएं, साइन ऑफ वावल्स। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते, इनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजन व्यंजन के साथ इनके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब स्वरों का व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते। ये तो सबको पता है। इनका स्वरूप ही बदल जाता है, ठीक है। और इनके प्रयोग को क्या बोलते हैं? मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती है, ठीक है। जैसे स्वर में क्या देखेंगे? अ का कोई भी मात्रा नहीं है। मतलब मात्रा मतलब आपको समझ में, मात्रा बोलो, ये छोटी सी ये जो है, जो भी आप डंडी बोलो कि जो भी बोलो। ई का ये है, बड़ी ई का ये है, ऊ का, उसके बाद इसके बाद री, इसके बाद ए में क्या है?
एक, देन अ, एक है अ, इसको हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, जब स्वरों के व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते। ठीक है, इनका स्वरूप बदल जाता है, व्यंजन के साथ इनके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती है। इसको छोड़कर, ठीक है, आ, छोटी बड़ी ये जितने भी हैं, 11 ना टोटल। 11 में मैंने आपको क्या बोला था? 4 है ऐसा स्वर, दीर्घ स्वर, ओके। तो हम शब्द को, हम ऐसे अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो शब्द के साथ हम तोड़ के देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए कल, कल में कोई भी मात्रा नहीं है, ये अ है। तो इसको छोड़कर हम जो भी बाद में है उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो भी है उसको देखेंगे। आ, काल, इसको मात्रा कहते हैं। कीला, इसको कीप, ई की मात्रा है। ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ई का मात्रा, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा, ये सब बोल रहे एक मात्रा, ई की मात्रा, इनको ही कहा जाता है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अस्वर की सहायता से किया जाता है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती, तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, जैसे क, च, झ, ट, थ आदि। मतलब जो जो स्वर है उसको मतलब उसके मात्रा उसका कुछ भी नहीं है। आ की मात्रा है, छोटी बड़ी वो सब है उनके हैं, लेकिन अ में कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं आता है ना, उसके नीचे एक छोटा सा एक ऐसे तिरछी मतलब लकड़ी जैसा आप बोल सकते हो, चिन्ह बोलते हैं इसको, हलंत लगा देते हैं। ओके, जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है, तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं? क, च, झ, ट, त, थ। आपको ये याद रखना होगा, अगर स्वर में अगर अ मिल जाता है, उसमें कोई हलंत वगैरह नहीं लगेगा। अगर नहीं मिलता, ठीक है, ये याद रखना होगा, तो इसमें हलंत लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, मात्रा लगने के बाद कैसे चेंज हो गया व्यंजन में, ये व्यंजन में ही लगेगा। ठीक है, अयोगवाह, अयोगवाह देखेंगे। अयोगवाह हमने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे देखिए, अयोगवाह हमने पढ़ा था ना, कितना है? 2 है। 52 माइनस 2 कितना हुआ? 50। हमने 11 पढ़ लिया। ओके, 52 में से 11 जाने के बाद कितना बचेगा? 41। उसके बाद 41, 11 + 2 13। अभी ये दोनों जाने के बाद और जितने भी बचेंगे रेस्ट उसको पढ़ेंगे। ओके, हमने 11 पढ़ लिया, क्या क्या है उसको हमने अच्छे से जान लिया। अभी हम 2 पढ़ेंगे, क्या है वो? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह 2 वर्ण और होते हैं, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण इनके गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में। व्याकरण की दृष्टि से अंग और अनुस्वार और अह की विसर्ग कहते हैं। मतलब व्याकरण में इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। अतएव वर्ण अतएव वर्ण अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर और व्यंजन से अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, वो बाहर जिससे मतलब उससे अधिक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, और वो उसका चिन्ह हम देख लेंगे। अनुस्वार का कैसा चिन्ह है? ऐसा। और विसर्ग का कैसा? और उसका उच्चारण कैसे करते हैं? कंग खंग, इसको अनुस्वार कहते हैं। अ उ ह, जिससे आप हमारा गले में थोड़ा सा अजीब सा साउंड होता है। तो इसको आप मतलब आवाज़ लगाकर, मतलब आप खुद आप आवाज़ निकाल कर मुँह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अनुस्वार नासाल साउंड, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे दर्शाने के लिए सिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। सिरोरेखा हमारा क्या है? ये है, यहाँ पे ऊपर
यहाँ पे लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बारे में जानेंगे। विसर्ग में क्या है? अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख के दोनों से बाहर हाँ, अनुस्वर हमने देखा। उसके बाद अनुनासिक, सेमीनासल साउंड। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तब उस वर्ण को चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु हमें पता है अच्छे से चंद्रबिंदु क्या है, ये अनुस्कार है, ये विसर्ग है और ये चंद्रबिंदु है। ओके, इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, आंख, अंगूठी आदि। ठीक है, अनुनासिक मतलब मुंह से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है। ठीक है, पंग 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 पंग, ये नासाल मतलब ये सिर्फ कहाँ से निकलता है? नाक से। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है? मुंह से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है। जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे मैं, नहीं, नहीं, क्योंकि, क्योंकि, गेंद, गेंद। मतलब ऐसा होता है कि अगर मतलब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर कुछ भी नहीं होता है तब वहाँ पे चंद्रबिंदु को प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा किया जाता है। और अगर होता है तो ऐसे ही एक छोटा सा ऐसे बिंदु लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, जब सिरोरेखा के ऊपर हमने तो पढ़ लिया, उसके बाद विसर्ग देखेंगे। अनुस्वार पढ़ लिया, अब विसर्ग देखेंगे। कॉलन, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। ह यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्राय, सेनः आदि। अगाध ध्वनि आ अर्थात अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्द को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉपी, बाल आदि। ठीक है, हमें जानने की विसर्ग के बारे में। विसर्ग क्या है? ह के समान होते। ह मतलब ह के नीचे, अगर ह हमने ऐसे नॉर्मल ह बोलते, अगर उसके नीचे एक हलंत दे देंगे क्या होगा? ह। ठीक है, छाट के हम बोलेंगे ह। ये स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अ की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः। मतलब विसर्ग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? शब्द के अंत में करते हैं। मतलब ऐसा अतः का आप अगर लिखोगे ऐसे नहीं दोगे, ठीक है, अतः ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नासाल एंड सेमी नासाल साउंड। बच्चों, आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी आधार पर इसमें कुछ अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे हंस अनुस्वार और हंस अनुनासिक। कैसे कैसे हम उच्चारण करके देखेंगे। ठीक है, अनुस्वार उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, नाक से निकलता है, हंस, हंस। ठीक है, और अनुनासिक में क्या होता है? वायु मुख और नाक दोनों में बाहर निकलती है, हंस, हंस। मतलब मुंह से भी निकलेगा और नाक से भी निकलेगा। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिसमें मुंह दोनों का इस्तेमाल होगा, नाक से, नाक और गले। ठीक है, मुंह से निकलेगा। और अनुस्वर मतलब नासिक स्वर में क्या होता है? सिर्फ नाक से। ठीक है, आपको यहाँ पे अनुनासिक का भी याद रखना होगा और नासिक का भी याद रखना होगा।